हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक प्रकार की हड्डी की कोशिका है जो हड्डी के ऊतकों को तोड़ती है। कशेरुक कंकाल की हड्डियों के रख रखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण में यह महत्वपूर्ण कार्य करती है। अस्थियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और अस्थियां जो है वो क्या है? ओसिन प्रोटीन से निर्मित है। क्या है? ओसिन प्रोटीन से निर्मित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन बदलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अग्न्याशयी रस में मुख्यतः लाइपेज, एमाइलेज एवं ट्रिप्सिन तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम जठर रस में पेप्सिन, फिर अग्न्याशय में ट्रिप्सिन के द्वारा तथा अंत में छोटी आंत में इलियम में इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। साइकस की पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मरुद्विद। क्या है? मरुद्विद। साइकस की पत्ती जो है मरुद्विद का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अनावृत्ति के अंतर्गत वे नग्न बीज आते हैं जिसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है तथा ये नग्न रूप में रहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो वो है साइकस, पाइनस और चीड़। ये सब जो है अनावृत बीजी में आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थोरियम। थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। किसी तत्व के रेडियो सक्रियता परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। इसका कारण है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी जो है वो होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों का विखंडन स्वयं जो है होता रहता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होता है। अगर पीतल की बात करें तो पीतल में जो Cu है वो 70% होता है, और Zn जो है वो कितना होता है? 30% होता है। क्या है? 30%। अगर कांसा की बात करें तो Cu जो होता है 88% होता है, और Sn जो होता है 12% होता है। और जर्मन सिल्वर, जो प्रश्न में पूछा गया, जर्मन सिल्वर में जो है वो Cu कितना होता है? 50% होता है। Zn जो होता है वो 35% होता है, और निकेल जो है वो कितना होता है? 15% होता है, और चांदी का प्रतिशत जो है वो 0% होता है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए कि कौन सा चित्र आ सकता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दी गई आकृति में बाएं तरफ के चित्र से एक एक चिन्ह घटते हुए आगे जो है वो बढ़ रही है। 7वां है, कथन है बच्चों को कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क, मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बनता है। बहुत सारे शैक्षिक ऐप बच्चों के बीच आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनके नई चीजें सीखने के तरीकों में भी वृद्धि करते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन 1 जो है वो समर्थन नहीं कर रहा है। तर्क 1 जो है वो कथन 1 समर्थन नहीं कर रहा, जबकि 2 जो है कथन का समर्थन कर रहा है। तर्क 2 जो है वो कथन का समर्थन कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ हमें कथन पे चलना है कि क्या कथन कर रहा है, उसके अनुसार तर्क जो कह रहा है वो समर्थन कर रहा है या नहीं। एक निश्चित कूट भाषा में एसाइड को इस तरह लिखा जाता है, एरे को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ASIDE लिखा जाता है, CVMIK। यहाँ से देखते हैं कि A से C गया है +2 है, S से B गया +3 है, I से M गया है +4 है, D से I गया है +5 है, E से K गया है +6 है, यानी बढ़ते क्रम में प्लस में गया है। हमें निकालना है BOUND। देखते हैं, B से +2 करेंगे तो हमारे पास D होगा, O से +3 करेंगे तो R होगा, U से जो है +4 करेंगे तो बाई होगा, N से +5 करेंगे तो S होगा, D से +6 करेंगे तो J होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। लक्ष्मी पूरब की ओर 12 मीटर चलती है। लक्ष्मी जो है वो पूरब की ओर 12 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। ठीक है, 5 मीटर चलती है, वह 12 मीटर चलने के लिए फिर से बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अंत में बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर क्या है?
दक्षिण दिशा की ओर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यदि 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार है तो 10 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हमें 14 अप्रैल से आना होगा कहाँ तक? 14 अप्रैल 2017 तक। क्या है? 2005 से 2017 तक। इसमें टोटल जो वर्षों की संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 9 साधारण वर्ष हो जाएगा और 3 लीप वर्ष हो जाएगा। तो साधारण वर्ष 1 दिन अंतर होता है, लीप वर्ष में 2 दिन का होता है। 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। 15 से 7 से भागा देंगे, एक जो है वो विषम दिन बचेगा। क्या है? विषम दिन। तो 14 अप्रैल का जो दिन हो जाएगा, 14 अप्रैल 2017 कौन सा दिन पड़ जाएगा? तो गुरुवार था, उसमें एक दिन उठ जाएगा तो हो जाएगा शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? 14 अप्रैल से कहाँ तक निकालना है? 10 मई तक। क्या है? 10 मई 2017 तक। इसमें से कितने दिन हो जाएगा? 16 दिन तो ये हो गया अप्रैल का और 10 दिन मई का। 16 10 26 हो गया। 26 में 7 से भागा देंगे, 7 21, 5 दिन जो है वो शेष बचेगा। क्या है? 5 दिन जो है वो शेष बचेगा। और शुक्रवार है, शुक्रवार, उसमें से जो है 5 दिन जोड़ दीजिए तो हमारा जो ये आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? शुक्रवार प्लस 5 दिन हो जाएगा बुधवार। क्या है? बुधवार। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? बुधवार। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो शर्त पे है। पहला शर्त करा कि यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक @ से बदलना चाहिए। हमें कूट क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ, इसी पे देखना है। तो पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, ये तो नहीं हो रहा है, तो पहला गलत। यदि पहला घटक एक प्रतीक है इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो रहा। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये तीसरा शर्त जो है हमारा लागू हो जा रहा है। यहाँ पर 5 6 स्टार @ है। तो 5 का जो हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये n हो जा रहा है। 6 को करेंगे तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाता है? s हो जाता है। और कह रहा है कि दोनों घटक संख्या है तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो तीसरे को जो किया जाएगा वो स्टार किया जाएगा और @ का क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। परसेंटेज का कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1792 ईस्वी में हुई थी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। और दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो है वो 1787 ईस्वी में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में जो है वो कार्य करता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तथा 1910 में क्या है 1910 ईस्वी में प्रकाशित गीतांजलि मूलतः जो है वो किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। क्या है? बांग्ला भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर के ही रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में जैसे गोरा है, काबली वाला है, मास्टर साहब है, पोस्ट मास्टर है आदि है। अगला है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा K2। क्या है? K2 जो है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम 8611 मीटर पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है, x-5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए x³ - 3x² + 4x - 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो हम माना कि बहुपद इतना दिया हुआ है और अगर इसमें बाई जोड़ने पर बहुपद जो है x-5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो x-5 = 0, तो x बराबर जो है वो क्या कर देते हैं? 5 रख देते हैं। तो 5 के क्यूब - 3 गुना 5 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 5 - 75 प्लस जो है हम बाई जोड़ रहे हैं = 0। जब इसे और सोल्व करेंगे तो 125 - 75 + 20 - 75 + बाई = 0।
-5 प्लस y बराबर 0, y बराबर जो हो जाएगा 5, क्या है y बराबर 5, तो अतः कितनी जो क्या जोड़ा जाएगा, तो वो है 5 जोड़ा जाएगा। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है 24% की छूट देता है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% छूट का कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु 7700.70 में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना होगा। तब माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, x मान लीजिए, और x का क्या है, पहले 24% की छूट दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि विशेष बिक्री दिवस पर वो पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की भी छूट दे रहा है, यानी 100 माइनस 30/100। तब यदि वस्तु इतना रुपए में बेची जाती है, कितने पे, 7700.70 में बेची जाती है। दो छूट देने के बाद जब इसे हल कीजिएगा तो x गुना 76/100 गुना 70/100 बराबर 7700.70। x बराबर आ जाएगा 7700.70 गुना 100/76 गुना 100 क्या हो जाएगा 70। काट कूट कीजिएगा, x बराबर जो आएगा 14,475 रुपया आ जाएगा। 14,475 रुपया कहाँ, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। 40 किलोमीटर जो है वो पर आवर है, चलता है कितना है, 100 किलोमीटर, तो इसे कितना लगा, 2.5 घंटा लगा। ठीक है, 2.5 घंटा यानी 150 मिनट लगा। क्या है, 150 मिनट इसे समय लगा। अब आई, वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में चलता है। पहले 60 किलोमीटर को क्या है, 40 मिनट में चलता है, और अगले 20 किलोमीटर को कितने में चलता है, 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर क्या है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 90 मिनट जो आ जाता है, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है, 150 मिनट। 150 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी ये 20 किलोमीटर जो चलने में लगाएगा वो कितना लगाएगा, 60 मिनट लगाएगा। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो उसकी चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 18 के क्या है, सी आएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि आकाश और विकास जो है एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में जो है वो पूरा करता है। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आकाश जो है वो 40 दिन में करता है और विकास जो है कितने दिन में, 60 दिन में। दोनों का टोटल कार्य निकालते हैं, 120 है, इसका 3 क्षमता है, इसकी 2 क्षमता है। पहला दिन आकाश द्वारा कार्य किया गया 3 है, विकास के द्वारा 2 है, यानी 5 कार्य जो हमारा होता है 2 दिन लगता है। तो अगर 5 गुना 24 करते हैं तो हमारा 120 कार्य हो जाता है। तो 2 दिन था, उसमें 24 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 दिन। टोटल जो हमारा कार्य लगेगा वो 48 दिन होगा। आंसर हमारा सी आएगा। दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न को जो है उत्तर दीजिए। 5 विद्यार्थियों द्वारा जो है विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। सोहन द्वारा गणित से प्राप्त किया गया अंक श्याम द्वारा गणित से में प्राप्त किए गए अंकों से खाली स्थान है। तो सोहन का गणित जो है वो 90 है और श्याम का जो गणित है वो 70 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अंतर 200 में है, तो 200 गुना 90/100 माइनस 200 गुना 70/100 यानी 180 माइनस 140 बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंक। 40 अंक जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिक होगा। आंसर सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाने से वह सुस्त हो जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर जो होता है 2π√L/g होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाता है और यदि लंबाई घट जाती है तो टी भी घट जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते हुए खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा और झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। कथन है कि एक घ्राण सूचक वह सामग्री होती है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया गया है। दूसरा है प्याज, लौंग का तेल और वनीला आदि कुछ घ्राण सूचकों के उदाहरण है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी। दोनों कथन जो है वो सत्य है। क्या है, सत्य है। निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। विशेषता जो है वो नहीं है। तो उन्होंने तत्वों को समूहों और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था, सही है। वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई, यह भी सही है। उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, यह भी सही है। समस्थानिकों की सही स्थिति थे, यह गलत है।
समस्थानिकों के जो है वो सही स्थिति नहीं था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 जो है आवर्त थे। क्या है? 7 आवर्त थे। उस समय तक ज्ञात जो है 63 तत्वों को हुआ था। क्या है? 63 तत्वों को ज्ञात हुआ था। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासित दृश्यों लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। क्या थे? तो वो थे कि झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। झुर्रीदार, छोटे और सफेद थे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है। दूसरा, परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वे डी। दोनों कथन सही है। दोनों जो है न्यूट्रल होकर 7 हो जाते हैं। अब परवल अम्ल है तो इसे 7 से कम होगा, अम्लीय होगा। जो उनका जो होगा पीएच मान वो अम्लीय होगा, तो आंसर हमारा 7 से कम वाला होगा। तो ये डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है CEKMOQ और Z एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी हमारे बैठने की जगह 7 लोगों को बनाना होगा। 3, 4 हो गया, 6 हो गया और 1 जो है यहाँ पर 7 करते हैं। कह रहा है कि C Z और M के ठीक बगल में बैठा है। C जो है Z और M के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर Z होगा, यहाँ पर M होगा, या M Z भी कर सकते हैं, आगे प्रश्न में पता चल जाएगा। O ना तो M के और ना ही E के ठीक में बगल है। O जो है M के ना तो ठीक में बगल बैठा है और ना ही E के ठीक बगल में बैठा हुआ है। O कहीं और पर रेंडमली है। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। Q जो O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Q जो है O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर M के बगल में तो नहीं बैठा हुआ है और E के कहीं बगल में नहीं है, लेकिन Q जो है O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए O होगा, यहाँ पर जो है वो Q हो जाएगा। K और E के ठीक बगल, K और E के ठीक में बगल में बैठा है। कह रहा है Q जो है O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, K और E के ठीक में बगल में बैठा है, यानी यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा। हमारा 7 लोग बैठ चुके हैं। O के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? O के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो Z हो जाएगा। क्या है? Z हो जाएगा। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक भी संख्या है? यानी एक तो ये हमारा प्रतीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये है, तीसरा की अगर बात करते हैं तो हमारे ये दूसरा ये भी यहाँ पर बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो रहा है, पांचवा की अगर हम बात करते हैं कौन सा 9 4 हो गया, अब ये है 4 7 भी एक हो रहा है, और देखा जाए कौन सा है तो ये है 5/3, ये भी बन रहा है। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है हमारे पास 6 हो गया। कितना? 6 हो गया। अगला है, आपको नीचे एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़े और उन निष्कर्षों को चयन करें जो तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन, एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। निष्कर्ष, उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सभी मिठाइयों में से, यानी उसे सभी मिठाई पसंद है, लड्डू ज्यादा पसंदीदा है, एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, ये भी नहीं है कथन में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। निम्न श्रृंखला में कौन सी विकल्प आकृति जो है वो पूर्ण करेगा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसकी शब्द पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 30 के वो हो जाएगा ए, पैरोट। पैरोट पैरोट जो है वो वेल्चर, ईगल, हॉक, ये सब जो है अन्य सभी से भिन्न है। रामराज ने घड़ी पहन रखी है। क्या है? रामराज ने घड़ी पहन रखी है। यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? अगर ये घड़ी है, यहाँ पर जो है 12 बजता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। अगर घंटे की 6 बजे घंटे की सुई यहाँ पर होना चाहिए और मिनट की सुई कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, तो 6 बजे अगर ये दिशा यहाँ पर से 90 डिग्री मूव करता है तो ये भी जो है वो 90 डिग्री मूव करेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगा? तो वो पूरब की ओर। 31 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1790 से 92 ईस्वी में।
लड़ा गया था। प्रथम जो है, प्रथम है वो लड़ा गया था कब? 1767 से 69 ईस्वी में। और द्वितीय जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था? 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय लड़ा गया था कब? 1790 से लेके 92 ईस्वी में। अच्छा, चौथा जो लड़ा गया था, चौथा वो चतुर्थ कौन सा? 1799 ईस्वी में। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है वो किसकी संधि हुई थी? काफी बार पूछा जाता है, मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा में क्या होता है? मंगलौर की, क्या है? मंगलौर की। तीसरा में जो हुआ है श्रीरंगपट्टनम की, क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे युद्ध में। चौथे युद्ध में जरूरत ही नहीं हुआ संधि के, क्योंकि उस समय टिप्पू सुल्तान हार गए थे, अंग्रेज का पूरा कब्जा हो गया था मैसूर पे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर में जो है वो नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजों की तरफ से? वारेन हेस्टिंग्स, क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस, क्या है? कॉर्नवालिस। और चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो लॉर्ड बेलेजली, क्या है? बेलेजली के नेतृत्व में लड़ा गया था। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1790 से 92। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। 23 जून को, क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी तथा दूसरी ओर सिराजुद्दौला की ओर से मोहनलाल और मीर मदान अंत तक जो है युद्ध करता रहा था। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनपत राय, क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित लम्ही गांव में हुआ था, क्या? लम्ही गांव में। इनके पिता अजायब राय तथा माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद ने पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी जैसी कहानियों की रचना की थी। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों की रचना प्रेमचंद के द्वारा की गई थी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट तथा कलम की सिपाही आदि नाम से भी जाना जाता था। इनके कितने नाम हो गए? उपन्यास सम्राट, कलम की सिपाही और नवाब राय, और मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। रनिता को साप्ताहिक आय का 42%, भास्कर को साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय 200 की वृद्धि होती है जबकि रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। रनिता का साप्ताहिक आय जो है वो क्या है, हमें निकालना है। तो रनिता की साप्ताहिक आय जो है, आय गुना 42%, क्या है? 42% किसका? रनिता का। रनिता की आय का 42% बराबर जो है वो भास्कर के साप्ताहिक आय के 56% है। यानी रनिता के आय बटा भास्कर के आय बराबर हो जाएगा 56 बटा कितना हो जाएगा? 42। ये कितना है? 4/3 हो जाएगा। इसे हम मान सकते हैं 4x, ऐसे मान सकते हैं 3x। अब कह रहा है 4x, ये तो रह जाता है, लेकिन 3x में अगर 200 मिल जाता है तो अब हो जाता है 5:4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16x बराबर 15x प्लस 1000। x बराबर जो हो जाएगा 1000। रनिता का साप्ताहिक आय 4 गुना 1000, यानी कितना हो गया? 4000। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न को हल कीजिए, क्या है? निम्न को जो है हल करना है। tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू हमें निकालना है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाई क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये बटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 ये कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्या है? 2 आ जाएगा। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है। लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबता है। सड़कों पर 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंटें बिछाने की लागत जो है वो कितनी होगी? तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है? सड़क का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा 42 क्या है 42 गुना 3 प्लस 7 गुना 90 माइनस 3 गुना 7, ये हो जाएगा 126 प्लस 630 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा 735। ईंट बिछाने में लगेगा कितना? तो 735 गुना 25 18,375 रुपया होगा। 18,375 हो जाएगा। यानी किस तरह का ये है फिगर से आप समझ सकते हैं। यहाँ एक लंबाई चौड़ाई है, ये यहाँ रास्ता है। क्या है? 2 जो है ये रास्ता है, इसी को हमें बिछाना है, ईंट बिछाना है। कितना होगा? 18,375। रास्ता में ईंट बिछाना 18,375 रुपया लगेगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जा रहा है तो आर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20/2 यानी 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और टी जो हो जाएगा वो 2 वर्ष हो जाएगा। क्या? 2 वर्ष हो जाएगा। तो CI परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100। क्रमागत वाला लगा देना है परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 21%। तो ब्याज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 1,000 का 21% बराबर 210। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या है? निम्नलिखित को सरल कीजिए। 7.3 के क्यूब माइनस 4.7 के क्यूब बटा 7.3 के स्क्वायर प्लस 7.3 गुना 4.7 प्लस 4.7 के स्क्वायर। अब इसे हमें सरल करना है, तो आइए इसे सरल करते हैं। ऊपर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 7.3 माइनस 4.7 इंटू 7.3 के स्क्वायर प्लस 7.3 गुना 4.7 प्लस 4.7 के स्क्वायर बटा हो जाएगा 7.3 के स्क्वायर प्लस 7.3 गुना 4.7 प्लस 4.7 के स्क्वायर है। इसे और सिंपल करेंगे 7.3 माइनस 4.7 आएगा बराबर हो जाएगा 2.6। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में अंत श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की हमें पहचान करना है। गलत कथन की, तो पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ये गलत है। पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम सपाट होता है, बचगुआ बड़ी होती है, फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, यानी पहला जो है वो गलत है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जड़त्व घूर्णन, ये सही है। शक्ति घूर्णन शक्ति सही है। संवेग जो है कोणीय संवेग सही है। बल जो है बल आघूर्ण होगा। क्या है? यहाँ जड़त्व नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो बल होगा। आंसर हमारा डी होगा। यकृत जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कोहल का। क्या है? एल्कोहल। सिरोसिस एक प्रकार की यकृत की बीमारी है। इसमें यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। मदिरा सेवन तथा हेपेटाइटिस बी तथा सी के कारण यह बीमारी होती है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह पीत रस का जो है श्रवण करता है। पीत रस वसा का पायसीकरण करता है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय जो है वो पदार्थ है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्लेटिनम है, इरिडियम, थोरियम, सीजियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट विशिष्ट रक्षा पद्धति का हिस्सा होती है जिसे प्रतिरक्षा पद्धति भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। लिम्फोसाइट क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है कि 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा?
तो 2000 का हम लोग क्या निकालते हैं, इसे जीरो मानते हैं विषम दिन। तो 19 वर्ष ये हो गया, प्लस 4 लीप वर्ष हो गया। जनवरी को जो है 3 हो गया विषम दिन, फरवरी का 1 हो गया क्योंकि 2020 जो है वो लगेगा लीप ईयर होगा। फरवरी हो गया। अब मार्च जो हो गया 3 दिन का हो गया। अप्रैल जो है 2 दिन का। अब मई 30 मई है तो ये भी 2 दिन का। अब भागा जो है वो 7 से दीजिएगा, 34/7 होगा, यानी विषम दिन जो हमें मिला, विषम दिन वो कितना मिला, तो वो मिला 6 है। 6 दिन का कोड हम क्या जानते हैं, तो वो जानते हैं शनिवार। क्या है, शनिवार। और 7 कोड जानते हैं रविवार को। क्या है, रविवार को। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो शनिवार, 46 के ए होगा। अगला है, एक कोड भाषा में जिनेक्स को इतना, जेबीयू को इतना और गज को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में ZIN को कैसे लिखा जाएगा, ZINE को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ सभी का लग रहा है कि स्थानीय मान नहीं दिया हुआ है, रेंडमली जो है वो कोड किया गया एक निश्चित संख्या में। तो जेड का जो हमें यहाँ पर है वो 4 लेंगे, आई जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या है, 6 हो जाएगा। ई का कितना है 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हो गया कितना 48 63 है ना, आंसर ऑप्शन सी में। चलिए, एक कोडिंग किया हुआ है उसका मान निकालना है, तो प्रश्नानुसार चिन्ह बदल देते हैं। ये हो जाएगा 62/2 + 8 × 15 - 4 × 6। हल कीजिएगा 31 + 120 - 24 यानी 151 - 24 = 127। आंसर हमारा हो जाएगा डी। कथन कह रहा है कि कुछ ट्रिंकेट चांदी है। क्या है, अगर यहाँ पर जो है कुछ ट्रिंकेट जो है वो क्या है चांदी है, ये हो जाएगा चांदी। सभी चांदी जो है वो क्या है धातु है, सभी चांदी जो है वो हो जाएगा धातु। कुछ चांदी ट्रिंकेट है तो ये हमारा जो है वो सही है। कुछ धातु या ट्रिंकेट है, ये भी हमारा सही है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा, तो 49 के हमारा हो जाएगा सी। और 1 और 2 जो है दोनों अनुसरण करते हैं। क्या है, दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र कक्षा में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तीनों भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश एवं जर्मन का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 4। क्या है, 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। एक्स बाई की बहन है। एक्स जो है वो क्या है बहन है, किसकी है, तो बाई की बहन है। एक्स जेड की पत्नी है। एक्स जो है वो पत्नी है किसकी, एक्स जो है वो पत्नी है किसकी, तो जेड के। उसके बाद कह रहा है कि बाई एम की दूसरी बेटी है। बाई जो है एम की दूसरी बेटी है, यानी एम की ये दूसरी बेटी है और एक बहन जो है वो एक्स है, तो ये हो जाएगा पहली बेटी। क्या है, पहली बेटी। बाई जेड का है। बाई जो है जेड का है, तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साली या ननद। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से खाली स्थान भाषा में लिखा गया था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाली भाषा में लिखा गया। आनंद मठ पुस्तक जो है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया गया था। इस उपन्यास में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत का प्रकाशन किया गया था। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर अद्वित। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को दिया जाता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था, तो 2007 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि जो है महत्वपूर्ण इमारतें हैं। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, 12 अगस्त खाली स्थान को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। इसका आंसर हो जाएगा ए 1765 में। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में जो है तैनात किया था। निम्नलिखित में कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल। क्या है, सैडल। एक त्रिभुज PQR में जो है PQ बराबर PR और PT QR पर लंब है, तो हमें एक फिगर बना लेता है। ये PQR जो है ये त्रिभुज है, ये हो जाएगा P हो जाएगा, ये QR, P से QR पे लंब है, यहाँ पर हो गया T। PQ बराबर जो है वो 17 है। क्या है, 17 है। PQ बराबर 17 सेंटीमीटर। PT बराबर जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो QR की माप क्या होगा, यहाँ भी जो है वो 17 है।
तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर बराबर 17 सेंटीमीटर। पी टी जो है परपेंडिकुलर टू पी आर है, पी टी बराबर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो क्यू टी बराबर √17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर जो हो जाएगा क्यू टी प्लस टी आर, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ए बी और सी ने एक व्यवसाय से में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर है। यदि उन्होंने 44,000 अर्जित किए हैं तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ए बी और सी के निवेश का अनुपात जो करना है, प्रश्न में क्या करा है? 2a बराबर 4b बराबर 6c। और ए बी सी के निवेश का अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, यानी 6:3:2। लाभ जो है ए का हिस्सा कितना हुआ? ए का हिस्सा कितना हो गया? 44,000 बटा 6 + 3 + 2 गुना 6, यानी 44,000 बटा 11 गुना 6, यानी ये 24,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है, तो आइए हल करते हैं। सीधे सीधे अगर इन दोनों को गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 9x² माइनस 51x माइनस 6xy प्लस 51x माइनस 289 माइनस 34y माइनस 6xy प्लस 34y, और सिंपल करेंगे तो 9x² माइनस 12xy प्लस 4y² माइनस 289। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं XY बराबर XZ है। यदि कोण y की माप 80 डिग्री है तो कोण x की माप क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज है XYZ, क्या है? XYZ, ये है x, ये है y, ये है z, ये दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 160 हो गया, प्लस जो है 20 डिग्री और रहेगा तो हमारा हो जाएगा, तो x जो हमारा आंसर आएगा वो 20 डिग्री आएगा। क्या है? 20 डिग्री। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले जिनमें 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले हैं जो वैध मतों का जो है 80% थे। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। माना कि कुल मत जो है कितना है? कुल मत जो है 100 यूनिट में मान लेते हैं। क्या है? यूनिट में, ताकि आसान हो। डाले गए मतों की संख्या, मतों की संख्या कितनी है? तो 80 यूनिट। क्या है? 80 यूनिट, जिसमें जो है वैध मत कितना आया? वैध मतों की संख्या करा के डाले गए जिनमें से 4% अवैध हो गए, यानी 80 × 96/100 ही रहा ना वैध, तो ये हो गया 76.8 यूनिट बचा। 4% जो है वो अवैध हो गया। पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हुआ है? पहले उम्मीदवार को जो मिला है वो 76.8 यूनिट से 80% मिला। क्या है? 80% मिला है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 61.44 यूनिट हो गया। अब 61.44 यूनिट बराबर कितना है? तो यह है 15,360, जो कि प्रश्न में हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से 100 यूनिट निकल जाएगा। 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15,360 बटा 61.44 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 25,000। क्या है? 25,000। कुल मत कितना आ गया? 25,000 बी हो जाएगा। सामान्य माता पिता के नर बच्चे के वर्णांध होने की संभावना होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा संभव है यदि नाना जो है वर्णांध थे। तो क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। क्या है? डी। अगला है कृत्रिम रेशा निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में उपचारित करते हैं तब इसका निर्माण होता है। यह प्रथम प्राकृतिक पदार्थ से निर्मित कृत्रिम सिल्क है। सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस से उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर जो है वो H2 गैस। एनोड पे Cl2 गैस और कैथोड पे H2 गैस। घने फ्लिंट ग्लास और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की किरण घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जाती है। घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक खाली स्थान है और किरण जल में समान से इतना झुक जाती है। तो पानी का अपवर्तनांक फ्लिंट कांच की अपेक्षा जो होगा वो कितना होगा? तो जल का अपवर्तनांक बट्टा फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, यानी 1.33 बटा 1.65, यह आ जाएगा 0.81। आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.81 से क्या होगा, वो हो जाएगा दूर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर गमन करती है। एक 2 किलोवाट एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस में किया जाना है, जिसके लिए एक केबल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए होता है, हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए होता है, ये सही है। न्यूट्रल तार जो है काले रंग का होता है, ये भी सही है। विद्युतमय तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर हो रहा है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये तो सही है, डी नहीं है। पी बराबर जो है कितना दिया हुआ है, 200 वाट का। भी बराबर जो कितना दिया है, 250 वोल्ट का। पी बराबर होता है वी बाई आई। क्या है, वी बाई आई। 200 वाट नहीं है, 2000 वाट है। क्या है, 2000 वाट है। तो आई बराबर जो होगा पी बटा भी। पी कितना है, 2000 वाट। अब भी कितना है, 250। जब इसे काटेंगे तो 25 8 यानी जो है 8 एम्पियर का होना चाहिए। उपयुक्त मान जो है 8 एम्पियर, यहाँ 12 एम्पियर दिया है, ये गलत है। आंसर हमारा डी होगा। अगला है कि ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 लोग जो है वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 लोग। एच जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एच जो है वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और के जो है एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और ई जो है आई के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और ई जो है आई के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, एफ इधर हो जाएगा और ई जो है वो इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के भी बगल में बैठा हुआ है। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आई और ये ई हो जाएगा। चलिए, के पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठे हुए। के है जो पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठे हुए, तो यहाँ पर के है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो एच हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी। क्या है, जी, क्योंकि दो नहीं, यहाँ पर एक ही बीच में है। यहाँ कह रहा है कौन सा, एच जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एक बच गया, तो ये हो गया जे। जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी जे बैठा हुआ है। अगला है 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें 15 मार्च से 2020 से क्या निकालना है, 15 मार्च 2022 तक। क्या है, 2022 तक विषम दिनों की संख्या 1 + 1 बराबर 2 दिन हो जाएगा। तो मंगलवार था और 2 दिन उसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे जा रहा है, तो ये हो जाएगा रविवार। क्या है, रविवार। प्रत्येक अगले साल के एक तारीख में 1 दिन की वृद्धि होती है, और यदि लीप वर्ष हो तो 2 दिन की वृद्धि होती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रविवार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पर देखिए 14 से है, जो 14 है, 17 है, 85 है, 92 है। यहाँ से जो है गुना 1 हुआ है, ये जो है +3 हुआ है, गुना 5 हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, +7 हुआ है, +7 हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 1 5, अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 7, अब 9 जो है वो गुना में जाएगा। तो 92 गुना अगर हम 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 828। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कथन है, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। धारणा है, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल धारणा एक निहित है, यह नहीं किया जा सकता, ये गलत है। आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बना लीजिएगा, काफी इजी है। 71 नंबर, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है।
एच और यू के बीच केवल जो है 9 व्यक्ति बैठे हैं। एच और यू के बीच केवल जो है वो 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और एच के बीच केवल जो है वो 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एच के बीच में केवल जो है 12 व्यक्ति बैठे हैं। ई दाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है वो दाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है एफ जो है वो बाएं सिरे पर बैठा है। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठा है। एच जो है वो बाएं सिरे से 19वें स्थान पर, यहाँ से जो है ये 19वें स्थान पर बैठा हुआ है। एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, यहाँ से जो है 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो एच के बाएं सिरे का स्थान कितना है? 19वां। और दाएं सिरे से कितना है? तो वो है 14। तो 19 + 14 -1 घटा दीजिए, 33 - 1 बराबर टोटल जो है 32 लोग है। आंसर हो जाएगा 32। जालियांवाला बाग जनसंहार पर खालिस्तान ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी खालिस्तान के संबंध में जानकारी नहीं है। आंसर हो जाएगा पूर्वज के संबंध में जानकारी जो है वो नहीं है। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। क्या है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप ये स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान है। जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए? उपराष्ट्रपति के रूप में। और इसका सही आंसर हो जाएगा जेडी वेंस। क्या है? जेडी वेंस। और ये 50वें बने हैं, ध्यान रखिएगा, 50वें जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें राष्ट्रपति बने। क्या है? राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी 2025 को। अगला है, इसका मान निकालना है। क्या है? मान निकालना है। यहाँ देखिए 4 - 8 पे रेकरिंग है, तो इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 - 3 भाग 4 का क्या है? 8। क्या है? 8। और यहाँ पर जो 4 - 8 है तो ये हो जाएगा -4 है, ये माइनस है तो प्लस हमारे पास जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 - 3/4 का 8 + 4 हो जाएगा, यानी 11 - 6 + 4 यानी 11 - 10 बराबर 1। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुनी होगी। उसके 9 और वर्ष बाद अमित की आयु कितनी होगी? माना कि अमित की वर्तमान आयु x है तो पिता की कितना हो जाएगा? 5x। x + 6 बटा 5x + 6 ये हो जाता है 2/7। क्या है? तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जा रहा है। क्या है? 3.5 गुना हो जा रहा है, तो यही 2/7 ही होगा। ये 7x + 42 बराबर 10x + 12, x का मान हो जाएगा 10 वर्ष। क्या है? x का मान 10 वर्ष। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उसके बाद, यानी x + 6 तो पहले हुआ, उसके बाद 9 वर्ष और, तो x का मान रख दीजिए 10 + 6 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 15 10 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। PQ केंद्र ए वाले एक वृत्त का जो है व्यास है। M वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। यदि M कोण MAP बराबर 110 डिग्री है तो M कोण MQA का मान क्या हो जाएगा? यानी हमारे पास जो है एक पहले वृत्त बनाएंगे और इसमें जो है कह रहा है कि यहाँ पर PQ क्या है? ये व्यास है, ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पर A हो गया और ये M हो गया। यहाँ से इस तरह लाइन खींच दीजिए और ये जो है वो कितना है? 110 डिग्री है। क्या है? 110 डिग्री है। एम ए और पी जो है वो कितना है? 110 डिग्री है। तो एम क्यू ए निकालना है, एम क्यू ए निकालना है। तो समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी एम पी द्वारा जो है केंद्र पर बना कोण कितना है? 110 डिग्री है। तो एम पी द्वारा परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा? 110/2 यानी 55 हो जाएगा। तो कोण एम क्यू ए बराबर जो हो जाएगा 110/2 यानी 55 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा है? तो टमाटर पर गृहिणी के व्यय में वृद्धि जो हुआ है वो 300 - 70 - 300 × 70/100%। ये हो जाएगा 230 - 210%।
ये हो जाएगा कितना 20%। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 20% का जो है वो बढ़ा है। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3 है तो tan ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, हमें निकालना होगा। तो दोनों तरफ जो है वो वर्ग कर देते हैं, इसके दोनों तरफ जो है वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 3, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 2, एक इधर चला गया 2 हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो गया 1। अब हमें निकालना है tan ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 हो जाएगा। हल कीजिएगा 1/1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर ये हो जाएगा 3। क्यों हुआ, क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए के लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, इस तरह के तोड़कर इसे ये लाया गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप 22 21 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से एक एक घंटे पर खोला जाता है तो पाइप X को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में पूरा जो है वो भर जाएगी। यानी X जो है वो 9 घंटे में, बाई जो है 21 घंटे में, दोनों का ये 63 हो गया, ये 7 और 3 इसकी क्षमता होगी। पहले घंटा में X खोला जाता है, दूसरे घंटा में बाई यानी 3, यानी 2 घंटा खोला गया है, तब जो हमारा है 10 कार्य हुआ है कितने 2 घंटों में। तो अगर मान लिया कि 10 कार्य हुआ, 6 बार इस तरह प्रोसेस चलता, 6 × 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये हमारे पास घंटा कितना लगेगा 12 घंटे, क्योंकि 2-2 घंटे का शिफ्ट है तो 12 घंटे हो गया। क्या है 1-1 घंटे का शिफ्ट है, मतलब 2-2 हो रहा है तो 6 दूनी 12 घंटा हो गया। अब 3 कार्य और बच गया, 3 कार्य को कौन करेगा X करेगा, क्योंकि x/x/y तो खत्म हो गया, अब X की बारी है। तो X जो है 3 कार्य को 7 की क्षमता से करेगा। हमारा टोटल कार्य करने में लगा समय तो 12 घंटा, ये हुआ 3/7 घंटे, ये था हमारे पास 12.3/7। आंसर ए हो जाएगा। 2 कुंडलियां ए और बी पर विचार करें। कुंडली ए में फेरों की संख्या कुंडली बी की तुलना में अधिक है। इन्हें अक्षीय रूप से एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखा गया है। कुंडली ए एक बैटरी और एक स्विच से संयोजित है और कुंडली बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। परिपथ के ऑन या ऑफ करने पर कुंडली ए से होकर एक डीसी धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली बी से संयोजित गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को खाली स्थान पर कुंडली बी के क्रोध पर कुंडलन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा एक लोहे की छड़। क्या है एक लोहे की छड़, आंसर हो जाएगा ए। 83 नंबर है कि एक विद्युत परिपथ जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध क्रमशः इतना है तो निम्न में से कौन सा संबंध जो है सही है। तो P बराबर जो होता है वो I² R होता है। क्या है P बराबर I² R होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है आंसर, सॉरी बी हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम 5400 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण खाली स्थान होगा। और इसका आंसर होगा 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है। तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो है हमारा सब सही है। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम जो है क्या होगा। F बराबर जो होगा m में होगा। F बराबर जो है m × v - u/t, यानी 100 × 17 - 5/6, यानी 100 × 12/6 कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह को पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देखिए पोर्चुगल को जो है इस तरह लिखा गया, अक्षरों को वर्णानुक्रम के अवरोही क्रम में जो है वो लिखा गया है, यानी घटते क्रम में लिखा गया है। यूरेनस को भी उसी तरह लिखा गया है। अमृतसर को अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो होगा वो क्या होगा, टी सबसे बड़ा, एस होगा, आर होगा, आर होगा, एम होगा, आई होगा, ए होगा, ए होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ABCDF 7 डिब्बे हैं जो एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे हैं, किंतु इन्हीं क्रम में नहीं है। G और B के बीच केवल 2 डब्बे हैं। G और B के बीच में जो है केवल 2 डब्बे हैं।
बी को सबसे नीचे रखा गया है, यानी बी को जो है वो सबसे नीचे रखा गया है, तो जी को यहाँ पर रखा जाएगा, ये तो हमें कन्फर्म आ गया। सी को डी के ऊपर रखा गया है, सी को जो है वो डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को भी जो है वो डी के ऊपर रखा गया है, एफ को भी जो है वो डी के ऊपर रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान रखा गया, 1 2 3 4 5, ए को यहाँ पर रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया, ई जो है हमारा सबसे ऊपर हो गया, तो हमारे पास सी हो जाएगा और एफ जो हो जाएगा तीसरे नंबर पे और डी यहाँ हो जाएगा। तो डी और ए के बीच में कितने डब्बे हैं? डी और ए के बीच में जो है 2 डब्बे हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, 88 के जो है ए होगा। 12 145 में संबंध है, बराबर है 44 से 12 का स्क्वायर कीजिए, 1 जोड़ दीजिए। 9 82 में 9 के स्क्वायर प्लस 1, 9 9 81, 1 82। 11 का होगा स्क्वायर प्लस 1, 121 प्लस 1, 122। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कथन है सभी ब्लेजर जो है वो क्या है? डंगरी है। तो ये जो हमारे पास है डंगरी, और इसमें जो है ये क्या है? ब्लेजर है। क्या है? ब्लेजर। उसके बाद कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है, यहाँ पर जो हो जाएगा स्कार्फ। क्या है? स्कार्फ। उसके बाद कह रहा है सभी पजामा जो है डंगरी है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो पजामा हो जाएगा, पजामा। कोई भी ब्लेजर जो है वो स्कार्फ नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी ब्लेजर जो है वो क्या है? पजामा नहीं है, पजामा नहीं है, ये गलत है। कुछ ब्लेजर जो है पजामा है, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा एक, केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन कर रहा है। नेक्स्ट है मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मकर बिलक्कू, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। सबरीमाला मंदिर में इस महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। मकर बिलक्कू भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक विशेष जो है वो दिन है। इस त्योहार में भाग लेने से पहले भक्त 41 दिनों तक कठोर व्रत का जो है वो पालन करते हैं। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है? तो वो घोषित किया है नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को घोषित किया। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो होगा 8वें। क्या है? 8वें। सही आंसर हो जाएगा 93 के सी। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 48 दिनों तक आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। आंसर हमारा जो होगा वो 48 दिनों तक का। कुंभ मेला से संबंधित कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। ध्यान रखिएगा। 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाए तो महंगे गेहूं का जो है वो मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरे प्रकार के महंगे गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहता है 15 गुना 10 प्लस 5 गुना x बटा 15 प्लस 5 बराबर कितना करना है? 30 करना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 150 प्लस 5x बराबर 600। क्या है? 600। x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 150 बटा 5 यानी 90 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। अनुभवा अपने स्कूटर को 31,524 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ बटा विक्रय मूल्य कितना? 1/6, यानी जो है ये 5 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1/5 गुना 100 यानी 20%। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है दिया हुआ है। पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगा? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो डिब्बों की संख्या जो होगा कमरे का क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × H बटा क्या होगा? एक डिब्बे में पेंट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, तो बटा 40 कर दीजिए। तो 2 गुना 15 प्लस 9 गुना 5 बटा 40, ये हो जाएगा 6। आंसर हमारा जो हो जाएगा 6 डब्बों की आवश्यकता होगी। 98 का है, बस इसे हल कर देना है। जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये जो आएगा वो कितना आएगा? 4/5, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। क्या है? परिमेय संख्या होगा। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है? यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा हमें कम है। तो 19/11 को देखते हैं तो ये जो है 8/5 से अधिक है
और 19/11 जो है वो 7/4 से कम है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इससे करेंगे तो 2m² + 3 = m² + 1, ये इधर घट जाएगा। m² स्क्वायर ही है तो इसे ये द्विघात समीकरण है, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये इसमें सी वाला में जो है क्या हो जाएगा? x² + x + 8 = x² - 4, ये सीधे सीधे कट जा रहा है तो ये x + 12 आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सबको गुना करके चेक करना होगा कि किसमें आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।